बीपीएससी क्लासेस। कैसे है हमारी बिहार की जनता? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स भी मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि आप सारे बच्चों ने हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज को काफी ज्यादा प्यार दिया है। और इसी के साथ हमारे सेमेस्टर का आज आखिरी यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके सेमेस्टर की सभी यूनिट्स का पर्सनलाइज वे में मैं लेकर आऊंगी एग्जाम बूस्टर सीरीज, जो कि मैं लेकर आ चुकी हूं। और इसमें हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी यूनिट्स के कुछ ऐसे सवाल डिस्कस किए हैं जो डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो इन सभी को ढंग से देख लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी यहाँ पे क्लासेस चल रही है उन सभी क्लासेस के फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको रिसीव हो जाएंगे टेलीग्राम पे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे के सारे वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ आपको वहीं पर रिसीव हो जाएंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 5, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इस यूनिट की एंड ऑर्गेनिक की भी आखिरी यूनिट होने वाली है, जिसमें हम काफी सारे डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, सेम यूनिवर्सिटी होगी, अलग अलग कॉलेजेस में आप सारे बच्चे होंगे, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपका सिलेबस सेम है, आपका टॉपिक सेम है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज कराने जा रही हूँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद में हम लोग कवर अप करेंगे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो वन बाय वन सभी को हमें देखना है। तो चलो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं अपने पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। एक एग्जांपल के साथ में बता दीजिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। पहले तो आप मुझे ये बताना जरा। देखिए मैम, होमोलोगस सीरीज ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज होती है जिसमें हम अपने कंपाउंड्स को बेसिकली अरेंज करके रखते हैं, या हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सिंपल सी सीरीज होती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। यही सब अगर हम कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे एक पर्टिकुलर सीरीज में, तो इस सीरीज को क्या बोला जाता है? इस पर्टिकुलर सीरीज को होमोलोगस सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास में एक ग्रुप होता है या एक सीरीज होती है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको एक स्पेसिफिक वे में अरेंज किया जाता है। कौन से स्पेसिफिक वे में, चलो मैं बताती हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ सीरीज, this is a series in which organic compounds are arranged यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया जाता है मैम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, चलो बताती हूँ। अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर। यहाँ पे हम ये जो बेटा अरेंजमेंट कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं मैम? ये अरेंजमेंट आप कर रहे हो उन कंपाउंड्स के आधार पर जिन कंपाउंड्स के सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, या हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स हैविंग, अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स हैविंग। क्या होंगे उन कंपाउंड्स के पास मैम? उन कंपाउंड्स के पास एक तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, है ना। पहली चीज तो उनके पास में क्या अवेलेबल होना चाहिए मैम? वो सारे के सारे कंपाउंड्स जिनके हमारे पास में सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। फंक्शनल ग्रुप के अलावा उनके जो जनरल फॉर्मूले होंगे वो भी सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप के अलावा हमारे पास में क्या आ गया? सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझाऊं। देखो, जनरल फॉर्मूले का मतलब हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्केन होता है, उसका जनरल फॉर्मूला अलग होता है। एल्कीन होता है, जनरल फॉर्मूला अलग है। अल्काइंस होते हैं, उसके जनरल फॉर्मूला अलग है। अब एक ऐसी सीरीज है जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ एल्केन को ही रख रहे हो, तो उसमें हम ऐसे कंपाउंड को रख रहे हैं जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है और एक ही जनरल फॉर्मूला है सभी का। सभी एल्केन्स है, सबका जनरल फॉर्मूला भी सेम है, सबके फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो वो सब कंपाउंड्स की जो सीरीज बन के आएगी, यानी उन सभी एल्केन्स को आपने एक सीरीज में रेडी कर लिया, उस सीरीज को पता है क्या बोला जाएगा? उस पर्टिकुलर सीरीज को बोला जाएगा होमोलोगस सीरीज।
समझ में आ गया? तो ये पर्टिकुलर सीरीज हमारी होमोलोगस सीरीज कहलाती है। साथ ही साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जनरली सेम ही होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के साथ साथ हमारे पास में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हाँ ये होता है ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्ट सेम होगा, कोई सा भी एल्केन हो। आपका जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, कोई सा भी एल्केन हो। केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की बिल्कुल सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे कि मान लो एक एल्केन है जो लोअर मेंबर की एल्केन है, एक एल्केन है जो हायर मेंबर की एल्केन है। कुछ सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सेम नहीं होती है, वहां थोड़े बहुत चेंजेस हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या पाया जाता है मैम, जो भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी ना उसमें हमें एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। अगर हम कोई सा भी सीरीज ले रहे हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज प्रॉपर्टी हम अपने किसी भी कंपाउंड को एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सीरीज को क्या बोलेंगे मैम, होमोलोगस सीरीज हम बोलेंगे। जिसके लिए प्रॉपर्टीज फिर से सुन लो। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, दूसरी बात जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तीसरी बात केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें क्या आ जाएगा मैम, इधर हमारा ग्रेजुअल चेंजेस होता रहेगा। डन। इसका अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं आपको तो एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, इसके एग्जांपल में तुम देख सकते हो जनरली अगर हम बात करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अच्छा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एलिफैटिक का मतलब क्या, मतलब मैम उसमें सिंगल चेन कंपाउंड होंगे, उसमें कोई भी एरोमेटिसिटी, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारे पास में बेटा 3 प्रकार के ये पाए जाते हैं। जैसे कि एल्केन्स हो गया, है ना, जैसे कि हमारे पास में एल्कीन हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया मैम, हमारे पास में अल्काइन हो गया। अब अगर मैं इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस बताऊं क्या होता है तो देखो ध्यान से सुनना। एल्केन हमारे पास में क्या होगा मैम, अगर आप एल्केन के बारे में बात करोगे तो ये हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन हमारे पास में क्या होगा, ये आपका एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यानी इसमें बेसिकली कार्बन कार्बन किसके साथ अटैच होंगे, सारे के सारे कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एल्केन्स बोलते हैं। जब भी कोई एल्केन दिखे उसका जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, याद रखिएगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ये होता है किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर दैट इज CnH2n+2। गॉट इट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास हो गया एल्कीन। तो भाई एल्कीन क्या होता है, एल्कीन मैम अनसैचुरेटेड होता है। एल्कीन इज व्हाट, एल्कीन जो है वो हमारा अनसैचुरेटेड है। क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम अल्काइन के बारे में बात करेंगे तो ये कैसा होता है मैम, जो अल्काइन है वो भी हमारे पास में अनसैचुरेटेड फॉर्म में ही आता है। व्हाई दिस इज एन अनसैचुरेटेड फॉर्म, क्योंकि मैम यहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एल्कीन का और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, दैट इज CnH2n+2। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एल्कीन का एंड एल्काइन का दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है। ये मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। हम किसके बारे में बात कर रहे थे मैम, हम बात कर रहे थे अपनी होमोलोगस सीरीज के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी होमोलोगस सीरीज। तो क्या हुई हमारी होमोलोगस सीरीज मैम, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम एटम्स को फिल करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी कंपाउंड लोगे उनका फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंजेस चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एंड तीसरी चीज हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये सारी हमारी होमोलोगस की प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि अगर हम स्पेशली बात करते हैं एल्केन के बारे में, एल्केन जिनका केमिकल जनरल फॉर्मूला क्या है, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला हमारा एल्केन का होता है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। लेट अस सपोज अगर हम कार्बन नंबर 1 ले रहे हैं
तो बेटा बताना मुझे जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा कंपाउंड बना। मैम अगर आप कार्बन नंबर 1 ले रहे हो तो n की जगह पता है आपको क्या रखना पड़ेगा, n की जगह आपको रखना पड़ेगा 1। देखो क्या आएगा, कार्बन में n की जगह 1 रख दिया, हाइड्रोजन 2 इंटू n प्लस 2, 2n प्लस 2 है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन 2 प्लस 2 कितना होता है 4, यानी क्या बन चुका है CH4। तो सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आपके पास पता है कौन सा होता है, सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास होता है CH4। क्या बोला जाता है CH4 को, CH4 को बोला जाता है मैम मीथेन। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास में सबसे पहला और सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया है। एंड आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या नाम हो गया इसका मैम, ये मीथेन हो गया, क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पे, है ना। मीथेन के अलावा अगर हम कार्बन की वैल्यू 2 रख रहे हैं, यानी अगर 2 कार्बन रख रहे हैं, यानी n की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, यानी क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला बन गया आपके पास C2H6। 2 कार्बन है, दैट मीन्स ये हो गया ईथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये हो जाएगा आपका ईथेन। ठीक है, अगले बार हम क्या करेंगे, अगर हम 3 कार्बन रख रहे हैं, अगर हम 3 कार्बन रखेंगे यानी n की वैल्यू 3 रखेंगे, जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, C3H2 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, C3H 2 3 जा मैम 6, 6 प्लस 2 8, तो क्या बन गया C3H8। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या हुआ C3H8। C3H8 में कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, यानी कि इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। तो जब हमने इस तरीके से सारे एटम्स को अरेंज किए और एटम्स को अरेंज करने के बाद हमारे पास सीरीज बन गई। अब इसमें हम 4 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन पता नहीं कितने कार्बन रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास में एक सीरीज बन गई है, जिस सीरीज में सारे के सारे कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल फिजिकल ऑलमोस्ट, ये क्या बन गई है, होमोलोगस सीरीज बन गई है। सिमिलरली आप एल्कीन और एल्काइन के लिए भी एक सीरीज बना सकते हो। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। शॉर्ट में आएगा, अगर आया तो लिख के आ जाना। ये पूरी सीरीज एग्जाम्पल के साथ बना करके आ जाना, इतना आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। ठीक है, चलो ये सवाल खत्म। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे सवाल पे। क्या है नेक्स्ट सवाल, और इस सवाल पे पहले से ही मैं बोल दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, डिफाइन मार्कोनिकॉव्स रूल, स्टेट इट्स एप्लीकेशन। भाई 2 रूल होते हैं आपके, एक तो होता है मार्कोनिकॉव, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉव, और दोनों के दोनों रूल हाईली इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दोनों ही आपको क्या बताते हैं, चाहे मार्कोनी हो चाहे एंटी मार्कोनी हो, दोनों ही एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसी एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे आपको दी जाएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ आपको दिया जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड। दोनों को ऐड करना है बेसिकली, बस दोनों का एडिशन करना है। और कन्वर्जन पता है किसका किस में होगा, जो एल्कीन ले रहे थे तुम अनसिमेट्रिकल, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होती है तुम्हारी मार्कोनिकॉव एडिशन का रूल। देखते हैं क्या है मार्कोनिकॉव, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉव। लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, चलिए बताना शुरू करिए, बताइए मुझे मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आने वाला है। व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एजेंट या अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड, हम लिखेंगे व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एजेंट, या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, आप इसी को कोई भी हैलाइड भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया HX। अब एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ हैलाइड है, क्या हो गया मैम, अल्काइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल बोल रही हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड हो गया ये हमारे पास, जो कि अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ हैलाइड है, दोनों अलग अलग है ना, तो क्या हो गया अनसिमेट्रिकल हैलाइड। तो हमने क्या लिया मैम, हमने जैसे ही कोई अनसिमेट्रिकल एजेंट लिया, इसको ऐड करेंगे किसी ना किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, अभी बताया था ना, तो हम लिखेंगे व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एजेंट adds with an unsymmetrical alkene, इसको हमने किसके साथ में ऐड किया मैम, इसको हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ऐड किया। हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होगा मैम, हाइड्रोजन वहां पे जाकर के अटैच होगा, उस कार्बन पे जाकर के अटैच होगा जिस कार्बन पे पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन एटम है।
मतलब मैम हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वहां उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड ये कहां पे अटैच होगा, ये वहां जाकर अटैच होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। केवल इतनी बात हमें मार्कोनी ने बताई। हम लिखेंगे व्हेन एनी अनसिमेट्रिकल एजेंट एड्स विद एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन gets added to that carbon atom, to the, या फिर to that side of alkene, to that side of alkene where number of hydrogen atoms are more, where number of hydrogen atoms are more, यानी कहां पे अटैच होंगे मैम, वहां पे अटैच होंगे बेसिकली जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम कैसे होंगे, ज्यादा हैं बेसिकली, है ना, हाइड्रोजन एटम्स आर मोर, व्हाइल द नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू द that carbon atom where hydrogen atom is less, हम लिखेंगे whereas या while the negative part gets added to the carbon atom where less hydrogen atoms are there, lesser hydrogen atoms are there। ये क्या था हमारे पास में, ये पूरा का पूरा तुम्हारा था मार्कोनिकॉव रूल। अब सीधे सिंपल भाषा में समझ लो मार्कोनिकॉव ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पहले तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लो, मतलब एक ऐसी एल्कीन लो जिसके पास में एक तरफ मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, एक तरफ लेस नंबर ऑफ कार्बन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लेके दिखाती हूँ, suppose that we are having CH3 single bond, we are having CH3 single bond double bond CH, या ऐसे करते हैं, हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इधर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी पूरी है, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी भी पूरी है। हमने क्या ले ली मैम, हमने बेसिकली एल्कीन ले ली है। अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है मैम, HBr के साथ, आप इसको ऐड करवा रहे हो, तो देखो हम इसको करवा रहे हैं मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ऐड। मुझे बताना हाइड्रोजन एल्कीन के किस पोर्शन पे जाकर अटैक करेगा। अब पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन सी पोर्शन एल्कीन है। ये देखो इतना साइड हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, यानी हमारे पास में 2 साइड्स है, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। इस वाले कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ आएगा कि इस कार्बन के साथ आएगा, दोनों में से किस कार्बन के साथ में अटैच होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए मैम। बहुत इजी है, आपने अभी तो पीछे लिख रखा है, आपने पीछे तो लिख रखा है कि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, राइट। यहाँ पे इनफैक्ट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होने चाहिए। कहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है मैम, यहाँ, तो हाइड्रोजन कहाँ जाकर के अटैच होगा, यहाँ जाकर अटैच होगा। ब्रोमीन कहाँ जाकर अटैच होगा, यहाँ जाकर अटैच होगा। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो देखो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के साथ कौन जुड़ जाएगा, Br, और इधर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा मैम सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या बन चुका होगा मैम, पूरा प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस इज द फाइनल एंड द कंप्लीट रिएक्शन। ये तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई जिसमें एडिशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है मैम, यहाँ जो आपका एडिशन हुआ है वो आपकी किसके अकॉर्डिंग हुआ है मैम, हमारा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ है। तो सिंपली तुम यहाँ पर लिख सकते हो एडिशन ऑफ HX according to Marconi-Cobb's rule। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग एडिशन हो गया मैम, मार्कोनी-कॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो गया है, डन। तो ये था तुम्हारा पूरा मार्कोनी-कॉव्स रूल। सिमिलरली एंटी मार्कोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो हमने ये अगर शॉर्ट में ही आएगा तो पहले तो बता देना कि मार्कोनी है क्या, फिर मार्कोनी की एक आप रिएक्शन लिख के दिखा दीजिएगा, इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अगला सवाल है हमारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, पहले से ही इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नेम रिएक्शन का, और ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कॉलेजेस में। तो ऐसा समझो हर साल हर कॉलेज में यहाँ से एग्जाम आना कंपलसरी है। वर्ड्स से सवाल आता ही आता है। वर्ड्स की पहचान पता है कैसे होती है, मैंने अपने बैच में बच्चों को बताया था, जब जब वर्ड्स आ जाए बस एक बात याद रखो कि यहाँ पर तुम्हारा एल्केन बन जाएगा।
मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मैम, मेजर प्रोडक्ट जब भी वुड्स रिएक्शन होगी, मेजर प्रोडक्ट आपका एल्केन बन जाएगा, है ना। किससे बनेगा, एल्काइल हैलाइड लेंगे, एल्काइल हैलाइड की सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही हमने बेसिकली रिएक्शन करवाई, सॉरी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के साथ, है ना। ड्राई ईथर और सोडियम होना कंपलसरी है। तो जब जब तुम्हें सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस दिखे और मेन प्रोडक्ट तुमको दिख जाए बेसिकली एल्केन, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन होगी तुम्हारी वुड्स रिएक्शन। एंड दिस वुड्स रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड खास बात ये है कि वुड्स रिएक्शन का यूज ही हम हायर एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। वुड्स रिएक्शन का बनाया ही इसलिए गया ताकि जितनी भी हायर एल्केन्स हैं, यानी हायर मेंबर्ड ऑफ एल्केन जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, उनको हम प्रिपेयर कर सके। तो पहले तो यही लाइन लिख लो कि वुड्स reaction is used for the preparation of higher alkanes, है ना। तो जितने भी हमारे हायर एल्केन्स थे, उन सभी प्रकार के हायर एल्केन्स को बनाने के लिए हमने क्या किया, बेसिकली वुड्स रिएक्शन यूज किया। इसमें हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं सोडियम की प्रेजेंस में। आप यहां पर लिखोगे इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड। यहाँ पे क्या किया जाता है, एल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है। सो वी विल सिंपली राइट एल्काइल हैलाइड इज हीटेड in the presence of, बस खास बात यही है कि तुम्हें प्रेजेंस याद होनी चाहिए। तो हम प्रेजेंस किसकी लेंगे, सोडियम, एंड बेसिकली ड्राई ईथर जरूर होना चाहिए। हम प्रेजेंस किसकी लेंगे मैम, सोडियम की प्रेजेंस लेंगे, ड्राई ईथर जरूर होना चाहिए। और हम यहाँ पे क्या बना लेंगे मैम, यहाँ पर आपका इमीडिएटली एल्केन्स प्रिपेयर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस। मेनली हमारे पास क्या हो जाता है, मेनली इसी चीज के लिए आप ये रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हो, और यही एल्केन आपका यहाँ पे बन करके क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड सपोज दैट हमने ये ले लिया, लेट्स से हमने 2 एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम, सोडियम मेटल आप ले रहे हो, ठीक है भाई, हमने 2 सोडियम मेटल भी ले ली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सोडियम आपकी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, तो इसीलिए हमें रिएक्टिव मेटल ही यहाँ पे चाहिए होती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये लिया, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी मैम, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो आपका हैलाइड है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये सोडियम के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, और मेनली बचा क्या, ये 2 R बचे हैं हमारे पास। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। ये तुम्हारा जो सोडियम हैलाइड है वो क्या है मैम, वो इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिला, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो हमें इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला है, सिमेट्रिकल एल्कीन। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे ही तुमने वुड्स रिएक्शन कराई, यहाँ पे आपको वुड्स रिएक्शन के बाद क्या मिल चुका है मैम, हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन मिल चुका है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड, हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ symmetrical alkene। यस, तो ये हमारे पास में सिमेट्रिकल एल्कीन को बनाने का एक सबसे सिंपल सबसे बेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू क्या हो गया है, आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपका सिमेट्रिकल एल्कीन बन जा रहा है। यही होती है तुम्हारी वुड्स रिएक्शन। डन, ये हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। यही पूछा था शॉर्ट में, अगर आया तो इतना लिख के चले आना, बस इतना आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये लो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आइसोमेरिज्म क्या होती है, डिफरेंट आइसोमेरिज्म के टाइप्स बता दो भाई। आइसोमेरिज्म हमारे पास में क्या होती है, देखिए बच्चा, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा कोई कंपाउंड है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बट उनके एटम्स की अरेंजमेंट अलग अलग है, मतलब उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम आपके डिफरेंट है। तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो इस फिनोमिना होता है, पूरा इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे मैम, इस कंप्लीट फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपकी बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रकार की हो सकती है। तो अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स, वी विल सिंपली राइट द फिनोमिना
of existing, the phenomena of existing as different compounds having same molecular formula. Having same molecular formula बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम. भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तो नो डाउट सेम है, लेकिन जो एटम की अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट है. तो हम लिखेंगे बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. इनको क्या बोला जाएगा मैम? इनको बोला जाएगा हमारे पास में आइसोमर्स. हम लिखेंगे आर कॉल्ड आइसोमर्स. और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? लिख लो भाई, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे मैम? इस फिनोमिना को हम बोल देंगे आइसोमेरिज्म. इतनी बातें समझ में आ गई? तो अगर हमारे पास में कोई दो कंपाउंड है और दोनों ही बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला सेम कैरी कर रहे हैं, बट डिस्पाइट हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूलाज उनके डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट है, उनमें एटम्स अलग अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलने वाले हैं? इसको हम आइसोमर्स बोलेंगे. एंड इस कंप्लीट फिनोमिना को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे. अब आइसोमेरिज्म जो होगी वो तुम्हारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. तो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे. लिख लो बेटा आइसोमेरिज्म. और अब ये जो आइसोमेरिज्म होगी ना वो आपकी दो पार्ट्स में क्या होती है मैम? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. कौन से दो पार्ट्स? पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. पहला पार्ट आपका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपका पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. है ना? इस तरीके से तुम्हारे दो पोर्शंस होते हैं. अब फर्दर ये जो दो पोर्शंस हैं आपके स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ये भी अलग अलग तरह से डिवाइडेड होते हैं. मैं बताती हूँ कैसे. पहले इतना लिख लो. सबसे पहले आ गया स्ट्रक्चरल, अगला हमारे पास कौन सा आ गया मैम? अगला हमारे पास में आ गया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अगेन बहुत सारे पार्ट होते हैं. कौन से पार्ट होते हैं? चलो अगली साइड पे बताती हूँ. तो एक तरफ हम लिख लेंगे बेसिकली अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक तरफ लिख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और अब हम इसके पार्टीशंस देखते हैं. चलिए सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चरल के बारे में बात करूं तो पता है यहाँ पे कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले तो आपका आएगा चेन आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल में सबसे पहले कौन आएगी मैम? सबसे पहले हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म. अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म के बाद कौन सी आएगी? पोजिशनल आइसोमेरिज्म. है ना? ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल में ही आएंगे. चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी होती है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट बताइए. चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया. नेक्स्ट आते हैं आपके रिंग चेन आइसोमर्स. यस, नेक्स्ट आ जाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स. रिंग चेन आइसोमर्स के बाद में मेटामर्स भी आएगा. एंड द मेटामर्स, आफ्टर द मेटामर्स नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट वुड बी टाउटोमेरिज्म. नेक्स्ट यहीं पे आपकी टाउटोमेरिज्म भी बताई जाती है. तो ये सारे तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पोर्शंस होते हैं. जब जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर ये 6 प्रकार के आइसोमेरिज्म आपको और दिखेंगे जो कि इनके टाइप है. जैसे आपका चेन हो गया, पोजिशनल हो गया, फंक्शनल हो गया, रिंग चेन, मेटामर एंड टाउटोमर हो गया. सिमिलरली अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करते हो कि भैया स्टीरियो आइसोमर्स में कौन आता है, सो ये भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर दो प्रकार की होती है. फर्दर कौन से दो प्रकार की होती है? चलो एक्सप्लेन करती हूँ. स्टीरियो हमारे पास फर्दर दो प्रकार की है. नाउ कौन से दो प्रकार की? सबसे पहले तो आपकी आती है कॉन्फिग्यूरेशनल. फर्स्ट इट वुड बी कॉन्फिग्यूरेशनल
एंड सेकेंड हमारे पास होने वाली है कन्फर्मेशनल। पहली कॉन्फ़िगरेशनल हो गई एंड द सेकेंड वन इज नथिंग बट कन्फर्मेशनल। तो इस तरीके से हमारे पास में दो हो जाएंगे बेसिकली, ये कॉन्फ़िगरेशनल भी एंड कन्फर्मेशनल भी। दोनों किसके पोर्शन होते हैं? दोनों के दोनों बेसिकली हमारे स्टीरियो के पोर्शंस होते हैं। गॉट इट? तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म हो गई है। अगर ये शॉर्ट में आते तो शॉर्ट के लिए इतना इनफ है, लेकिन अगर तो ये लॉन्ग में आ गया तो लॉन्ग में फिर आपको ये सारे एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे कि चेन क्या है, पोजीशन के फंक्शनल, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल, इनमें क्या होता है, सब कुछ आपको फिर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें ये सारे बताए हैं शॉर्ट के तरीके से कि भाई अगर शॉर्ट में आता है तो तुम क्या करोगे, लॉन्ग में अगर इनकेस आ गया तो तुम्हें फिर सारी की सारी चीजें एज इट इज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। नहीं तो शॉर्ट में तो इतना लिख के आ जाना, ये पूरा डायग्राम बना के आ जाना, ये सारे के सारे टाइप्स लिख के आ जाना, इतना मोर देन इनफ है बेटा आपके लिए। तो ये हम लोगों ने 5 डिस्कस कर लिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट नंबर 5 दैट इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पहला सवाल हमारे पास था कि ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है। बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है। ये भी लिखा है कि होमोलोगस सीरीज बनती कब है, जिसके लिए क्या क्या सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। होमोलोगस सीरीज का यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं कि क्या सीरीज में रखना होता है। और ये मैंने तुमको 2 होमवर्क दिए थे जो आपको बताने ही बताने हैं कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। ये दोनों चीजें आपकी होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अगला हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें मार्कोनी-कॉव्स रूल समझना था, बहुत अच्छे से देख लिया था किस तरीके से एल्कीन पे एडिशन होगा, कहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, कहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वुड्स रिएक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है। देख लेना किस तरीके से वुड्स रिएक्शन आपका हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन तो रह गया, अरे क्वेश्चन नंबर 4 तो रह गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल हमारे पास है, देखो अभी मैं रिकैप नहीं देती तो ये क्वेश्चन रह ही जाता बीच में, फोर्थ बीच में ही रह गया है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है? चलो सबसे पहले तो समझ लो कि ये हाइड्रोकार्बन्स ही क्या होते हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये हाइड्रोकार्बन्स ही क्या है। मैम जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हमें दिख रहे हैं। कौन से 2 शब्द? पहला शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है आपका हाइड्रो, यानी हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन। और दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है? दूसरा हमें नजर आ रहा है कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड द कार्बन। मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सिंपली अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? आप लिख दोगे द कंपाउंड्स which are made up of the compounds which are made up of hydrogen and carbon are known as, उनको क्या बोला जाता है मैम? इनको बोला जाता है बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लिखेंगे कि इनको क्या बोलेंगे? दे आर ऑब्वियसली नोन एज दी हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा। और सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? सेकेंड नंबर पे मैम हमारे पास में आ जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे मैम? इस तरीके से बेसिकली आप देखोगे कि आपके पास में 2 हाइड्रोकार्बन्स आए हैं। पहला आया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास आया है अनसैचुरेटेड। अब हमें यही डिफाइन करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ये शॉर्ट में भी आए तो तुम पूरी डेफिनेशन लिख के आना, ये सारी चीजें तुम लिख के आना, बाद में इसका डिफरेंस हमें बेसिकली बताना है। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब डिफरेंशिएशन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। एक तरफ हमने लिख लिया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ मैं लिख लेती हूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने बेसिकली क्या किया? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जो हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं मैम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो मैं क्या लिखूं? मैं सिंपली रखूंगी कंटेन्स ओनली, हम लिखेंगे दे कंटेन्स
ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे जो कार्बन कार्बन कनेक्ट होंगे वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड में ना तो डबल बॉन्ड आएगा ना ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बस सिंगल बॉन्ड ही अवेलेबल होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनसैचुरेटेड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। मतलब इनके पास में क्या अवेलेबल होगा, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करेगा एंड इनके जो कार्बन कार्बन होंगे वो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करेंगे। डन। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट सिंपली मींस कि ये कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस कि हमारा एल्केन की कैटेगरी में आता है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। तो इनकी कैटेगरीज भी याद रखनी है, इनकी कैटेगरीज भी आप लोगों को याद रखनी है। जितने भी तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो सारे के सारे लेस रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, और अगर ये लेस रिएक्टिव है तो साइड वाले हमारे पास कैसे होंगे मैम, इसका जस्ट अपोजिट, यानी जो साइड वाले होंगे दे विल मस्ट बी मोर रिएक्टिव। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऑल द एल्केन्स, दे आर लेस रिएक्टिव, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। बट अगर हम हायर एल्केन्स की एल्कीन एल्काइन की तरफ मूव ऑन करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी। तो डू नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, जो भी हमारा ब्रोमीन वाटर होगा वो एज इट इज रहेगा, कोई डीकलराइजेशन नहीं करेंगे। तो हम थर्ड पॉइंट है हमारा, do not decolorize bromine water। जबकि अगर हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा मैम, इट विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। इजी है, क्या करेगा ये, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। सिंपली आपके ब्रोमीन वाटर को क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। आप इसके एग्जांपल भी लिख के आ सकते हो, जैसे एल्केन के एग्जांपल वो सब लिख सकते हो जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा, जैसे कि एल्केन। इसके एग्जांपल में तुम वो सब लिख सकते हो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गए तुम्हारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। शॉर्ट के लिए इतना मोर देन इनफ है, आप चाहो तो अपने आप से बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, तो चार प्रॉपर्टीज और भी लिख के आ सकते हो। मेन मेन चीजें जितनी भी थी वो सब मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ 5 शॉर्ट टाइप के आंसर जो थे वो हमने बहुत डिटेल में यहाँ देख लिए। शॉर्ट आते हैं, इतना मोर देन इनफ है, इतना ही लिख के आना है आपको। सो ये तुम्हारे हो गए सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें कंपैरेटिवली ज्यादा लिखना होगा। क्वेश्चन जब भी बनेंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंपैरेटिवली शॉर्ट के कंपैरिजन में अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एंड साथ साथ में जहां पर भी रिएक्शंस रिक्वायर्ड होंगी, जहां जहां भी पूछ रखा होगा कि केमिकल रिएक्शंस लिखिए, वहां पे हर जगह आपको केमिकल रिएक्शंस मेंशन करनी पड़ेंगी। मैकेनिज्म अगर बोला होगा तो मैकेनिज्म मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमारा पूरा ये सीरीज जो है वो चलनी है। अब देख लीजिए जल्दी से हमारे लॉन्ग आंसर की इस सीरीज में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जिसमें बोला जा रहा है डिस्कस द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। ये वाला जो मैं सवाल करवाने जा रही हूँ ना तुमको, ये पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अलग अलग कॉलेजेस में कोई गिनती ही नहीं है, इतनी बार ये सवाल आपका रिपीट हो चुका है। मेरे ख्याल से तो लगभग हर साल ये आपका सवाल रिपीट होता है, और इस साल भी यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको एक्सप्लेन क्या करना है इस सवाल में, पर्टिकुलरली एल्केन्स के बारे में। इसने सब कुछ पूछ लिया, ये तुमसे पूछ रहा है कि एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन बताइए एल्केन की, एल्केन की प्रॉपर्टीज बताइए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्केन की, देन आपको एल्केन की केमिकल रिएक्शंस बतानी है। उसके अलावा इन्होंने केमिकल रिएक्शन का प्रॉपरली मैकेनिज्म तक पूछ लिया है। ये बोल रहे हैं जो हैलोजनेशन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जो फॉलो करता है, हमारे पास हैलोजनेशन ऑफ बेसिकली एल्केन होता है व्हिच ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो पूरा मैकेनिज्म भी हमें लिखना है। तो ये किसके अंडर आता है मैम, ये कंप्लीटली हमारे पास आता है लॉन्ग आंसर में, जिसमें पूरी मैकेनिज्म, रिएक्शन, एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन हियर। तो स्टार्ट करें।
चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। काफी अच्छा सवाल है ये, एकदम ढंग से नोट्स बना लीजिएगा। जो जो चीजें मैं आपके यहाँ पे नोट्स में लिखूंगी उसको अच्छे से मेंशन करके आना, एक एक लाइन आपको हाईलाइट करके आनी है जो भी मैं बोलूं। और आप चाहो तो अपने एग्जाम में इसको और इलेबोरेट करके लिख सकते हो, आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एटलीस्ट जितना मैं लिख रही हूँ उतना तो 100% तुमको लिख के आना ही आना है। तो सबसे पहले तो हम ये बता लेते हैं इनको कि एल्केन्स हमारे पास होते क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि एल्केन क्या होंगे मैम, अभी अभी आपने बताया था कि जो एल्केन होते हैं वो हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या अवेलेबल होगा, इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होता है। इनको हम क्या बोलते हैं मैम, इनको हम एल्केन बोलते हैं। मैंने इनका जनरल फॉर्मूला भी अभी अभी तुमको बताया था। क्या था मैम, आपने बताया था CnH2n+2। तो ये जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी ना, इन सभी चीजों को यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिख देते हैं। तो बेसिकली एल्केन्स हमारे पास में क्या है, एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन ही तो है ना, तो ये चीज हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है मैम, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हम सिंपली क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन है। तो ये हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन होगा विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो किससे मिलकर बना होता है मैम, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। एंड याद रखना, दे ऑलवेज कंटेन्स a कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जिसको तुम्हें हमेशा याद रखना है। इसमें क्या अवेलेबल होता है मैम, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होगा। जब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होगा तभी तो हम बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है विच सिंपली मींस इसका नाम क्या है मैम, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा एल्केन्स, राइट। एंड एक और खास बात ये भी होती है कि जो हमारे पास एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ये चीज आप बहुत अच्छे से मेंशन करके आइएगा एग्जाम में कि एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हमारे पास में एल्केन्स क्या होते हैं मैम, जितने भी एल्केन्स होंगे चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, हमारे हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आते हैं, कोई भी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का झंझट नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि दे आर सैचुरेटेड। ये मैंने लिखा नहीं है, मेंशन कर देती हूँ कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्केन्स आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ये चीज भी हम मेंशन कर देंगे। बेसिकली क्या होते हैं हमारे एल्केन्स मैम, जो भी हमारे एल्केन्स होंगे ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। चलो मुझे इनके एग्जाम्पल बताओ, थोड़े मुझे एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास में एल्केन, जल्दी से एग्जाम्पल बता दीजिएगा। मैम देखिए एल्केन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास हो सकता है मीथेन। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ना, अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी है अपने फॉर्मूले में तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। मीथेन इज व्हाट मैम, CH4 जो कि हमारा मीथेन है। मीथेन के बाद इथेन होता है मैम। इथेन हम कैसे लिख सकते हैं मैम, हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज इथेन। इसके अलावा प्रोपेन होता है, दैट इज योर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या हो गया मैम, ये प्रोपेन हो गया। इसके अलावा मैम ब्यूटेन हो सकता है। ब्यूटेन में आप क्या करोगे, हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। इसके अलावा पता नहीं कितने बहुत सारे हो सकते हैं, आपका लिमिट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने कार्बन चेन बढ़ाना चाहो उतने कार्बन चेन बढ़ा सकते हो, देयर इज नो लिमिट। मैंने यहाँ पे 4 कार्बन का लिखा है, आप 5 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, कितने भी कार्बन की चेन ले लो, ये सारे के सारे हमारे पास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। व्हाई, क्योंकि इन सभी में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड से जुड़े सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोला जाता है एल्केन्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, एल्केन्स। और ये मैंने तुम्हें प्रॉपरली डेफिनेशन बता दी है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया है, एल्केन्स क्या होता है अलोंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख के आइएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जब जब तुम लॉन्ग आंसर टाइप लिखोगे वहां पे तुम्हें जितना भी आता है उस टॉपिक के बारे में, अगर एल्केन्स के बारे में सवाल पूछा है लॉन्ग में, तो बेटा एल्केन्स के बारे में तुमको जितना भी आता है, जो भी आता है, सब यहाँ पे मेंशन करके आओगे तुम। तो एल्केन्स हमारे का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। ठीक है, ये क्या होगा मैम? ये हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट CnH2n+2। डन, दिस इज व्हाट मैम, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। चलिए अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं मैम, अब आप बता दीजिएगा हमें कि जो हमारा एल्केन होने वाला है, ये एल्केन का बेसिकली शेप यानी स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, मतलब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आनी चाहिए स्ट्रक्चर। आप ये बताइए मैम इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो देखो भाई, अगर मैं सिर्फ कार्बन के बारे में बात करूं, क्योंकि कार्बन तो मेन कंपोनेंट है यहाँ का, तो अगर मैं सिर्फ कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन कैसा होता है मैम? कार्बन आपका टेट्रावेलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। हम एक बार देखें इसको, तो हमें पता है कि कार्बन कैसा होता है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, हेंस कैन मेक 4 बॉन्ड्स। मतलब क्या बना सकता है? मतलब बहुत ही इजीली ये क्या बना देगा, ये 4 बॉन्ड आपको बना के दे देगा, राइट। उसके अलावा एल्केन्स के ना लीनियर स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर से मेंशन कर लीजिएगा कि एल्केन्स आर हैविंग लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। अभी दिखाऊंगी कैसे, as well as branched chain structure। मैम दिखा दीजिए किस तरीके से हम बताएंगे लीनियर है, कैसे हम बताएंगे कि ब्रांच चेन है। तो देखो भाई, अगर तो कुछ इस तरीके से पाया जा रहा है CH3 CH2 CH2 CH3, यानी पूरी की पूरी एक ही चेन में कोई भी हमें ब्रांच वगैरह नहीं दिख रही है, कैसा स्ट्रक्चर हो गया मैम? ये बेसिकली हमारे पास में हो गया है लीनियर स्ट्रक्चर। या फिर अगर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पर भी आ गया CH3। यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के नीचे एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यानी ये कौन से फॉर्म में पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है आपके ब्रांच्ड फॉर्म में। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया मैम? ये हो गया है हमारा एक ब्रांच्ड फॉर्म। तो बेसिकली व्हाट यू कैन से मैम, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं इनके दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। ये हमारे पास में लीनियर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये ब्रांच्ड चेन में भी प्रेजेंट है। दोनों ही प्रकार के हमें ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बहुत इजीली दे सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट इज वाई मेनली इनका जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। मेनली इनकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है? टेट्राहेड्रल रहने वाली है। इसको जरूर से हाईलाइट करके आ जाना। और इसका बॉन्ड एंगल अगर तो ये पूछा जाए तो ये भी पता करिएगा कि जब जब टेट्राहेड्रल का केस आएगा तब तब बॉन्ड एंगल हमारा फिक्स होता है। इनफैक्ट ये बात याद रखना, व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल फिक्स रहता है, इस चीज को हाईलाइट करके आ जाइएगा। ओके, इस चीज को क्या करना है? इस चीज को हमें हाईलाइट करना है, रहने देते हैं, राइट। तो ये हमने क्या बात कर ली मैम? हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है। अब फाइनली हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? अब फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, यानी जो हमारे एल्केन्स हैं उनको आप प्रिपेयर कैसे करोगे। सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल दिखाऊं तुम्हें? सवाल में पूछा गया था हमारे पास में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, जिसमें से हम मेनली काफी सारी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं लेकिन प्रिपरेशन बाकी है। तो चलो अब हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से एल्केन को प्रिपेयर किया जाएगा और इन रिएक्शन से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। अभी याद करिए, थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन की थी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिएक्शन की थी। वेट, लेट मी शो यू। कहाँ गई हमारी वर्ड्स रिएक्शन? ये देखो भाई, ये रही तुम्हारी वर्ड्स रिएक्शन, अभी अभी हमने की थी ना। सेम वर्ड्स रिएक्शन से हम क्या बना रहे हैं मैम? वर्ड्स रिएक्शन से आप एल्केन बना रहे हो। क्या हो गया? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही तो है ना एल्केन का। तो वर्ड से शॉर्ट में भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने वहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था और मैं तुम्हें फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताने वाली हूँ ये। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रिपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन आएंगे, जैसे वर्ड्स रिएक्शन, जैसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों से शॉर्ट नोट यानी शॉर्ट में सवाल एंड लॉन्ग में तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो चलो भाई, अभी अभी हमने वर्ड्स करा था, अभी फिर से बता दो वर्ड्स में क्या होता है। वर्ड्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा मैम? यहाँ अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करती है। सिमिलरली हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन
alkyl halide reacts with सोडियम मेटल। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है मैम? सोडियम मेटल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जल्दी से मुझे बता दो किसका फॉर्मेशन हो जाता है मैम? जब जब आप वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू ये बनाओगे ना, आपको बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें सिमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स डन। ये बेसिकली हमें क्या रिसीव हो जा रहा है मैम? हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिल गया है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 2 एल्काइल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम मेटल के साथ करवानी है, करवा दी हमने। और साथ ही में प्रेजेंस किसकी लेनी है? ड्राई ईथर की आपको प्रेजेंस लेनी है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर क्या निकलेगा? ये सोडियम और ये हैलाइड दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? ये आपके पास में रिमेनिंग रहेगा। और बाहर क्या निकल गया? 2NaX जो था वो बाहर निकल गया। क्या मेनली हमारे पास बच गया? यहाँ पे मेनली आपके पास में एल्केन का फॉर्मेशन मिल चुका है। सो ये क्या हो गया मैम? ये हमने बेसिकली एक रिएक्शन देखी है जिस नेम रिएक्शन से फॉर्मेशन हो गया है एल्केन का। सो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। स्पेशली हम क्या मिल गया है मैम? हमें सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन को आप अंडरलाइन कर लो या फिर हाईलाइट कर लो। ये इसको या तो अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलो इसी तरीके से हमने क्या देख लिया? हमने पूरी की पूरी वर्ड्स रिएक्शन देख ली है। वर्ड्स के बाद अगली रिएक्शन हमारी है कोल्बे। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम सॉल्ट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट या सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। कोल्बे का पूरा नाम ही होता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई फॉर्मूला बता सकता है? बहुत इजी है, देखो COOH होता है ना कार्बोक्सिलिक, हमें सोडियम सॉल्ट बनाना है तो हाइड्रोजन हटा दो, इसका हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा दो। COO पे माइनस का चार्ज होता है, सोडियम पे पॉजिटिव का चार्ज होता है। ये क्या बन गया? ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमें मिला है ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का हमें क्या कराना है? इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। कैसे कराएंगे बताइए? इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हमें कराना है। किसके साथ कराएंगे? पहली बात तो मैम इसको कराओ आप सोडा लाइम के साथ। किसके साथ कराएंगे? सोडा लाइम के साथ। और मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाएगा? एल्केन मिलेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में। बताइए व्हाट शुड आई राइट इन द फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन? सबसे पहले तो आप लिख दीजिए सोडियम कार्बोक्सिलेट दैट इज 2R COO माइनस Na पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है मैम? यहाँ पे आपकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होगी। दैट मीन्स जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या मिलेगा। सॉरी, सोडा लाइम नहीं होती है यहाँ पे, प्लीज प्लीज प्लीज, सोडा लाइम नहीं होगा यहाँ पे। सोडा लाइम हम दूसरे रिएक्शन में लेते हैं, प्लीज मेक इट करेक्ट। सोडा लाइम यहाँ पे नहीं होगा, हमने नॉर्मली इलेक्ट्रोलिसिस कराया। जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे हमें क्या मिलेगा? देखो जैसे ही तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया आपको क्या रिसीव हो जाने वाला है मैम? हमें रिसीव हो जाने वाला है एल्केन। हमने आर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएंगे मैम? आर हमारे पास अलग निकल जाएंगे। और यहाँ पर क्या कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। एल्केन हमारे पास अलग निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। एंड व्हाट इज द मेन प्रोसीजर मैम? यहाँ पे आपको एल्केन मिलना था, देखिए एल्केन मिल चुका है। सो दीज टू आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जिसमें से पहला था वर्ड्स, दूसरा था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें हमने क्या किया है? इलेक्ट्रोलिसिस किया है। सोडियम सॉल्ट का जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस किया हमें एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, एल्केन मिल गया और बाहर एक गैस निकलती है दैट इज CO2। यहाँ से तुमसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मेक श्योर व्हेनेवर वी विल अप्लाई दिस रिएक्शन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, क्या मिल गया है हमें? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमें मिल गया है।
एल्कीन्स के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में थोड़ी और भी चीजें देख लेते हैं। क्या देखें मैम, बाकी सारी चीजें तो देख ली। हमसे पूछा गया था हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, पूछा गया था ना अभी अभी। तो चलो जल्दी से हम देखते हैं कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं उनको हम हेलोजनेट कैसे करवाएंगे। लेट्स सी हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। अब हमने केमिकल रिएक्शन लिखना शुरू कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। हम समझने जा रहे हैं हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, कि हमारे पास में होता क्या है इस रिएक्शन में, पहले तो ध्यान से सुनिए। हैलोजनेशन मतलब क्या, मतलब मैम एडिशन ऑफ हैलोजन। मतलब नॉर्मली कोई आपकी एल्केन होगी, कोई सी भी एल्केन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मीथेन ही है। अब उस मीथेन में आप क्या करोगे, हैलोजन को ऐड करोगे। अगर हम किसी भी एल्केन में हैलोजन का एडिशन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। यही हमें एल्केन की पूरी हैलोजनेशन देखनी है। और जब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म। वही सेम रेडिकल मैकेनिज्म भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली देखनी पड़ेगी। तो जब जब हम हैलोजनेशन करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, मेक श्योर जब भी आप हैलोजनेशन करोगे आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। तो आप लिख सकते हो here substitution reaction involves, here substitution reaction involves, this is very important। कौन सी रिएक्शन बेटा यहाँ पर इन्वॉल्व होती है मैम, जब जब हम बेसिकली ये करवाते हैं ना हेलोजनेशन, हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे कि करके दिखाइए जरा। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, मीथेन लिया है। अब मीथेन के साथ में हम किसको ऐड ऑन कर रहे हैं, मान लो हम ऐड ऑन कर दे रहे हैं क्लोरीन को। अब इसी क्लोरीन को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, किस तरीके से, क्या मैं इस क्लोरीन को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ मैम? आप बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो जैसे ही हमने ये रिएक्शन कराई, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, क्या आप लोग बता सकते हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, क्या मैं इनको रिमूव करवा सकती हूँ? इज इट पॉसिबल कि CH4 में, यानी इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, क्या ऐसा पॉसिबल है इसका एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल दूं और उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर दूं? पॉसिबल है। इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कोई एक चीज, अगर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन मैं निकाल देती हूँ, इस हाइड्रोजन की जगह इसको क्लोरीन दे देती हूँ। मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज से अगर हम बदल दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारे पास बन जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन हमने क्या किया मैम, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से निकाल दिया है, 3 ही हाइड्रोजन रह गए। अब उस चौथे हाइड्रोजन की जगह हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl। बाहर क्या निकला, बचा हुआ एक क्लोरीन और उधर बचा हुआ एक हाइड्रोजन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल गया। ये क्या बन गया, हैलोजनेटेड कंपाउंड, यानी हैलोजनेटेड एल्केन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हेलो एल्केन, जिसमें हमारे पास में कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो गई, कंप्लीटली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। मीथेन की हमने हैलोजन के साथ रिएक्शन कराई, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आपका ये बेसिकली रिएक्शन होगा। आप सिमिलरली हमने क्या कराया है, एडिशन क्लोरीन का। क्लोरीन के साथ जब हम एडिशन कराते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। सिमिलरली क्लोरीनेशन तो बहुत इजीली आप करा ही सकते हो, आप चाहो तो ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हो। मतलब क्लोरीन की जगह पे हम किसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन ऐड करते तो ब्रोमिनेशन कहलाता। तो जब जब ये रिएक्शन होगी हम क्लोरीनेशन भी करवा देंगे, हम ब्रोमिनेशन भी करा देंगे। डन, इस तरीके से हमारे पास होगी। एंड याद रखना, दिस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल मीडियम। तो हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन always proceeds, this reaction always proceed in the presence of light, in the presence of light। हमेशा किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन मैम हमेशा ही लाइट के प्रेजेंस में होगी। ये देखो H न्यू किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट के प्रेजेंस में। लेकिन क्या ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, क्या ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट है, नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। ये रिएक्शन तो अभी पूरी ही नहीं हुई है, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है ही नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा भाई क्यों नहीं है, एल्केन आया था, एल्केन ने हैलोजन से रिएक्शन कर ली, ये बन गया, तो व्हाई दिस इज नॉट, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे जो ये नहीं है। तो लिखो पहले तो लिखो दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट हेयर, दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट हेयर।
यहाँ पर क्या हो गया मैम, यहाँ पर अभी तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई है। मतलब कब होगी ये रिएक्शन कंप्लीट, अब हमें बता दीजिए हम इसमें और क्या करें जो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो देखो हमारे पास क्या रिमेनिंग है मैम, रिमेनिंग आपके पास में CH3Cl है, क्योंकि ये रिएक्शन तो कंप्लीट हुई नहीं है। दोबारा इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप Cl2 के साथ। तो जब दोबारा हम इसकी रिएक्शन CH2 के Cl2 के साथ कराते हैं, सब सिमिलरली वही लाइट के मीडियम में क्या होगा मैम, ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को आप वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन जोड़ो, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है। तो क्या बन जाएगा मैम, बन जाएगा CH2 Cl2 और बाहर क्या निकल गया HCl। इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन, जिसको हम शॉर्ट में DCM भी बोलते हैं। लिख लेना, इट इज DCM डाइक्लोरोमीथेन। रिएक्शन पूरी हो गई? नहीं हुई। ये रिएक्शन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कार्बन के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है। ये रिएक्शन की सबसे बड़ी और खास बात यही है कि जब तक इस कार्बन के पास से सारे हाइड्रोजन नहीं खत्म हो जाते, अभी देखो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं, मतलब ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। चलो फिर से करते हैं। हमने ले लिया CH2Cl2 और दोबारा से इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई। अब क्या होगा, फिर से इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास रिमेनिंग होगा CH, 2 क्लोरीन ऑलरेडी थे, तीसरा क्लोरीन आ गया, HCl बाहर निकल गया। क्या अब पूरी है मैम? अभी भी तो एक हाइड्रोजन बचा है। फिर से करो इस रिएक्शन को। अब हमने ले लिया CHCl3, दोबारा हमने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई। क्या रिमेनिंग क्या होगा, अब ये वाला हाइड्रोजन अब फाइनली चला जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 3 Cl थे, एक क्लोरीन और चला जाएगा, हमारे मेनली आ जाएगा CCl4। क्या आ जाएगा, CCl4 आ गया। और ये CCl4 क्या है, ये जो आपका CCl4 है, अब जाकर के रिएक्शन आपकी यहाँ खत्म हुई है। जब आपके सारे के सारे हाइड्रोजन्स फिनिश हो जाएंगे तब रिएक्शन पूरी होगी। नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। आप सिंपली लिख सकते हो, नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब ये जो रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हुई है। अच्छा, एक कभी कभी ना इसका नाम भी पूछ लेते हैं, याद रखना CCl4 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम होने वाला है इसका मैम, इसका नाम हमारे पास में होने वाला है टेट्राक्लोरोमीथेन। गॉट इट। सो CCl4 इज व्हाट मैम, CCl4 होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। डन। लेकिन मैम हमसे ना सिर्फ रिएक्शन नहीं पूछी है, हमसे पूछा है इसका पूरा मैकेनिज्म। तो अब बारी आई है मैकेनिज्म करने की। बोला था ना लॉन्ग है, सब बताना पड़ेगा, एक एक छोटी छोटी चीज बतानी है हमें। चलो अब हम क्या बताते हैं इनको, अब जल्दी से इनको मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं, क्या और किस मैकेनिज्म को बेसिकली ये रिएक्शन फॉलो करती है। कौन सी रिएक्शन, अभी अभी हमने ये रिएक्शन देखी ना, ये सब्स्टिट्यूशन यानी हेलोजनेशन, किस तरीके से हेलोजनेशन होता है, क्या मेजर प्रोडक्ट होता है, ये पूरा रिएक्शन हमने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है वो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या फॉलो अप होने वाला है मैम, दिस मैकेनिज्म विल कंप्लीट इन 3 स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मैम, रेडिकल मैकेनिज्म जो 3 स्टेप में फॉलो होता है। तो आप लिखो, दिस मैकेनिज्म विल कंप्लीट बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये बेसिकली कितने स्टेप्स में पूरा होगा मैम, ये ना हमारा 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म पूरा होगा। कौन कौन से हैं 3 स्टेप, चलो जल्दी से लिख देते हैं। पहला स्टेप आता है तुम्हारा चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप आपका होता है चेन प्रोपेगेशन। और तीसरा और सबसे आखिरी स्टेप होता है आपके पास में टर्मिनेशन। तो ये तीनों हमारे पास में होते हैं स्टेप्स, और हमारे पास में इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो अप करके क्या होगा मैम, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके पूरा का पूरा रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, जिसमें हमें यही 3 स्टेप को फॉलो करना है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। डन। तो शुरू करें, शैल वी स्टार्ट द मैकेनिज्म। हाँ जी मैम, शुरू करते हैं। मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप के साथ। चलिए पहला स्टेप हमारे पास में क्या होना चाहिए मैम, पहला स्टेप हमारे पास में है चेन इनिशिएशन। जल्दी से बताओ चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जो कि हमारा पहला स्टेप है। व्हाट हैपेंस इन द चेन इनिशिएशन, सबसे पहले जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो होमोलिटिक फिजन होता है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही होमोलिटिक फिजन होगा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिखो
इन दिस स्टेप, क्या लिख रही हूं मैं, इन दिस स्टेप Cl2 molecule undergoes homolytic fission. Cl2 मॉलिक्यूल क्या करता है मैम, Cl2 मॉलिक्यूल बेसिकली होमोलिटिक फिजन कराता है। क्यों भाई, क्यों कराता है होमोलिटिक फिजन? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ताकि हमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन मिल सके। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स हमारा Cl2 क्या कराएगा मैम, जो हमारा Cl2 है वो होमोलिटिक फिजन कराएगा। कैसे कराते हैं ये, देखिए बेटा, ये रहा तुम्हारा आप Cl2। होमोलिटिक फिजन का मतलब है एक बॉन्ड है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ दो, राइट। जैसे ही हमने होमोलिटिक फिजन कराया हमें क्या मिला मैम, हमें बेसिकली रेडिकल मिलेंगे। तो देखो हमें क्या रिसीव हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, मतलब क्या बन गया मैम, रेडिकल बन गए हैं, फ्री रेडिकल्स। यही तुम्हारे पहले स्टेप में होता है, इसीलिए इस स्टेप को बोला जाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में रेडिकल इनिशिएट हो जाते हैं, यानी कि रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप है, चेन इनिशिएशन, जिसमें क्या बन गए हैं, रेडिकल बन गए हैं। अब अगला स्टेप जो होता है तुम्हारा, दैट इज प्रोपेगेशन। तो थर्ड स्टेप लिख लो, ये फर्स्ट स्टेप था, सॉरी सेकेंड स्टेप लिख लो, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में पता है क्या होता है, प्रोपेगेशन में तुम्हारे ये जो रेडिकल बने हैं ना, ये दोबारा से एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होने वाला है इस स्टेप में, जो आपके मिथाइल जो आपका रेडिकल है, ये देखो ये रहा तुम्हारा Cl रेडिकल। अब Cl रेडिकल की रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, इसकी रिएक्शन में आप एल्केन के साथ करवाइए। एल्केन को मैं एक तरीके से लिखूं क्या, CH4 को मैं ऐसे लिखूंगी तो तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी? CH4 को बस मैंने ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। आप चाहो तो CH4 को ऐसे लिख दो, चाहो तो एक हाइड्रोजन अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और अब यहाँ पर अगर हम इसका होमोलिटिक फिजन करें तो ये मिलेगा हाइड्रोजन रेडिकल, हमें क्या मिलेगा मैम, हाइड्रोजन रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, एक मिनट, हाइड्रोजन रेडिकल, या तो मैं एक बार में ही बता देती हूँ, तुम समझ जाना, मैं एक ही बार में बता रही हूँ, मैं 10-10 स्टेप नहीं करूंगी वरना और कंफ्यूजन होगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन रेडिकल अलग हो जाएगा वो Cl के साथ मिल जाएगा, दोनों कंबाइन होके क्या बना लेंगे, दोनों कंबाइन होके एक चीज बना लेंगे, दैट इज HCl। और बाहर क्या बचा रह जाएगा मैम, बचा रह जाएगा हमारे पास केवल और केवल CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम मिथाइल रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास कौन सा रेडिकल, देखो दो रेडिकल कंबाइन होके HCl बन गए और एक हमारे पास रेडिकल खाली बचा है, दैट इज योर मिथाइल रेडिकल। अब जो मिथाइल रेडिकल है वो दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, देखिए ये है मिथाइल रेडिकल, इसकी रिएक्शन दोबारा होगी क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। अब कैसे होते हैं मैम, ये तो बेसिकली ब्रेक कर जाएगा, जैसे ये ब्रेक करेगा हमें क्या मिलेगा मैम, यहाँ CH3 और Cl आपस में कंबाइन होंगे, ये ब्रेक किया, दोनों जुड़ गए और बचा क्या रह गया, यहाँ पे हमारा जो Cl रेडिकल था वो बचा रह गया। कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मेशन हो गया, डन। तो ये कौन से स्टेप में हुआ है, ये मैम हुआ है सेकेंड स्टेप में, दैट इज योर प्रोपेगेशन। सिमिलरली आखिरी स्टेप और बचा है, वो भी देख लो। आखिरी स्टेप हमारा और बचा है, दैट इज योर टर्मिनेशन। जल्दी जल्दी से देख लो भाई, टर्मिनेशन में क्या होता है। यस, दो स्टेप हमने कर लिए हैं, फाइनली टर्मिनेशन पे बचा है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, इन दिस स्टेप जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे ताकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सके। तो हम लिखेंगे इन दिस स्टेप all the free radical gets combined for the formation of stable molecule। क्या बन जाएंगे मैम, ये सारे के सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी जितनी भी चेन रिएक्शन थी वो फाइनली सारी एंड हो जाएंगी। जैसे कि ये था Cl रेडिकल और ये था Cl रेडिकल, अब दोनों रेडिकल आपस में क्या होंगे, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या बना लेंगे, Cl2 मॉलिक्यूल बेसिकली बना लेंगे, ठीक। और मिथाइल रेडिकल भी तो बना था ना प्रोपेगेशन में, तो ये देखो ये है मिथाइल रेडिकल और ये है मिथाइल रेडिकल, दोनों मिथाइल रेडिकल आपस में क्या करेंगे मैम, दोनों मिथाइल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बना लेंगे, ये मॉलिक्यूल बना लेंगे।
क्या बन गया, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये क्या बना है, स्टेबल मॉलिक्यूल, दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल बने। और क्या मिला था, और मैम हमारे पास मिथाइल रेडिकल था जो क्लोरीन रेडिकल के साथ भी कंबाइन हुआ था, जिसने कंबाइन होके क्या बनाया था, जिसने कंबाइन होके ये बना दिया था। तो ये रिएक्शंस में क्या हो गए, जितने भी रेडिकल थे सारे के सारे रेडिकल कंबाइन हो गए, कंबाइन होके फाइनली स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए। गॉट इट। तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारा टर्मिनेशन। और इसी के साथ साथ तुम्हारा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ फाइनली अब जाकर, जिसमें हमने एक एक चीज बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करी है। कंप्लीट प्रिपरेशन हो, चाहे चाहे तुम्हारा केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन में नॉर्मली पहले मैंने रिएक्शंस बताई, फिर यहाँ से मैंने मैकेनिज्म बताई, और मैकेनिज्म में तीनों स्टेप की मैकेनिज्म कंप्लीट खत्म करवा दी। चलो अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पे। जितना हमसे पहले सवाल में पूछा गया था, क्या क्या पूछा था मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था अबाउट एल्केन्स, सेम टू सेम चीज हमसे पूछी जा रही है नाउ अबाउट द एल्कीन्स, कि भाई एल्कीन क्या होती है, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एल्कीन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें। तो अब हमें किसके बारे में बात करनी है, एल्कीन के बारे में। और देख लेना, चाहे एल्केन एल्कीन इन दोनों में से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा सवाल, एल्केन और एल्कीन में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एल्कीन्स, की भैया हमें ये बता दीजिए एल्कीन्स क्या होती है। जल्दी से मुझे ये बताइए एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होगा। जो भी हमारी एल्कीन होती है मुझे जल्दी से बता दो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकली। क्या होता है एल्कीन का फॉर्मूला, these are unsaturated compounds। ये हमारे पास में क्या होती है मैम, ये बेसिकली हमारे जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है मैम। क्यों, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम लिखेंगे दीज आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट होता है मैम, इनमें हमारे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैसे होंगे, अनसैचुरेटेड। अच्छा पता है एल्केन्स, एल्कीन्स को एक और नाम से जानते हैं, पता है किस नाम से, ओलेफिन्स। तो यहां पर लिखो एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। चाहे एल्कीन्स बुला लीजिए, चाहे आप क्या बुला लीजिए, ओलेफिन्स बुला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम इनको एल्कीन्स के नाम से भी जान सकते हैं, हम इनको ओलेफिन्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब इनके जनरल फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। खैर ये तो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मुझे फिर से बताना ही पड़ रहा है, कोई बात नहीं, एल्कीन्स तुम ही लोग बताओगे। चलिए इनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, याद रखना, इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होता है CnH2n। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूले में +2 हटा दो, बाकी सब सेम रहता है, दैट इज CnH2n। ये हमारे पास क्या होता है मैम, जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, है ना। अच्छा एक और खास चीज यहाँ पर, हमने जब एल्केन पढ़ा था तो n मतलब क्या, n की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1 रखी थी, 2 रखी थी, 3 रखी थी ना। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होती है बेटा, क्या गड़बड़, यहाँ पे बेटा आप n की वैल्यू मिनिमम कम से कम 2 ही रखोगे। n की वैल्यू 1 इज नेवर पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्कीन एज वेल एज इन द केस ऑफ अल्काइन। तो चाहे तो तुम्हारा एल्कीन का केस हो या अल्काइन का केस हो, n की वैल्यू कभी भी एक मत लिखना। तो यहाँ पर लिख लो the minimum value of n is equals to in the case of alkene and alkynes। तो चाहे तो तुम्हारा एल्कीन का केस हो चाहे एल्काइन का केस हो, दोनों ही केस में n की मिनिमम वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे इसका फेमस एग्जांपल आपके पास में हो गया है C2H4, है ना। फेमस एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, C2H4। एंड इसका फेमस एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं C3H6। दोनों के दोनों इसके फेमस एग्जांपल है। स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तुमको, देखो कैसे बनता है। C2H4, ये देखिए, ये बन गया तुम्हारा C2H4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बन गया मैम, C2H4 कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है मैम, एल्कीन है। C3H6 बनाना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6,
ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये मैम बन गया है हमारा C3H6 का, जिसमें हमारे पास में कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आप आगे भी बढ़ा सकते हो, एटसेट्रा लिख दीजिए। हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस, दो एग्जांपल्स देखे हैं, जब कार्बन की मिनिमम वैल्यू रखी 2, जब यहाँ पे रखी 3, यानी मीथीन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास है मैम इथीन, और इसका नाम हमारे पास में क्या है, इसका नाम हमारे पास है प्रोपीन। तो ये हमारे पास में किसके एग्जाम्पल हो गए, एल्कीन के बेसिकली ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यस चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, एल्कीन्स में बेसिकली क्या होने वाला है, एल्कीन्स की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। देखो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैम एल्कोहल लिख लीजिए आप। एल्कोहल हमारे पास क्या है, CH3CH2OH। व्हाट इज दिस, ये है हमारे पास एल्कोहल। अब एल्कोहल का हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो जब हमें एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना होगा, हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसका डिहाइड्रेशन आपको करना होगा तो आप किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस में करोगे। सपोज दैट हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, हमें क्या रिसीव हो जाएगा, हमें रिसीव हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज व्हाट मैम, दैट इज एल्कीन। और जो भी बाई प्रोडक्ट बचेगा उसको बचा देंगे। तो अगर तो हम डिहाइड्रेशन कर दे रहे हैं एल्कोहल का, सो आफ्टर द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमें क्या मिला, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मतलब हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब तुम्हारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देखो, ये वाला OH, ये वाला H, दोनों यहाँ से क्या हो गए, बाहर निकल गए। क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बन गया एल्कीन। बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा मैम वाटर, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को हटाना। दो भाई, पानी को हटा लिया हमने, जैसे ही हमने वाटर को हटाया हमारे पास में क्या बन गया, एल्कीन बन गया, बस काम खत्म हो गया, डन। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब इसमें हेलोजन भी हटाना है और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी हटाना है। लेट अस से हम ले लेते हैं एक कंपाउंड RCH2CH2X। हमने एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया RCH2CH2X। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, लेट्स से हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे पता है किस किस का रिमूवल होगा, यहाँ पे आपका हेलोजन भी रिमूव होगा और हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, और बचेगा क्या, एल्कीन हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे किस किस का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसी वजह से इस स्टेप को हमने डिहाइड्रोहेलोजनेशन बोल दिया। और हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट क्या आया, एल्कीन। इसमें भी मेजर प्रोडक्ट क्या आया था, एल्कीन। तो ये हो गया तुम्हारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखा था, डन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। तो चलो जल्दी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। मतलब जो एल्कीन हम बना रहे हैं मैम, जल्दी से हमें बता दीजिए उस पर्टिकुलर एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है। तो देखो भाई, एल्कीन्स कैसी होती है, सबसे पहली चीज तो मैम एल्कीन्स जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो लिखो भाई सबसे पहले तो एल्कीन्स आर unsaturated because these are having कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एल्कीन्स में क्या होता है मैम, एल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। तो ये कैसे होते हैं मैम, एल्कीन्स होते हैं। सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से पता है क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे एल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव, alkenes are very reactive due to double bond एल्कीन्स में क्या पाया जाता है मैम, एल्कीन्स में पाया जाता है डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में। और हमारे पास में अगर रिएक्टिव बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लेस स्टेबल होंगे, डन। तो ये चीजें हमने मेनली देख ली है। अब उनकी स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पर। तो हम लिखेंगे देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, depends on many factors such as, देखो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे ये बेसिकली डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो आपके पास में आता है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स।
पहला फैक्टर हमारे पास क्या होने वाला है मैम, सब्स्टिट्यूएंट्स होने वाला है। अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं मैम, जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे वो एल्कीन को और भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड बनाएंगे। तो आप लिख लो अल्काइल ग्रुप्स मेक द एल्कीन मोर स्टेबलाइज्ड। क्या करते हैं मैम, और भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड बना देते हैं। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उतनी एल्कीन क्या होगी मैम, और भी ज्यादा स्टेबल होगी। मैं तुम्हें दो एल्कीन का एग्जांपल देती हूँ। देखो ये हमारे पास में ये है, एक तो ये हमारी एल्कीन है, दूसरी ये हमारी एल्कीन है। आप बताइए दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है। देखिए मैम यहाँ पर जो सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके वो सेम साइड लगे हैं, और कभी भी अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड लगे होते हैं तो वो कैसी होती है, सिस एल्कीन। एंड अगर आपके सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड लगे होंगे तो वो कैसी होगी, ये हमारे पास होने वाली है ट्रांस एल्कीन। और यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, इस बात को तो बिल्कुल याद रखना, अपने दिमाग में बसा लो कि जो ट्रांस एल्कीन होती है वो एज कंपेयर टू सिस एल्कीन मोर एंड मोर स्टेबल होती है। डन। इसका रीजन क्या है, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हमारे पास में क्या होगा मैम, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस जो हमारी ट्रांस एल्कीन होगी ना, इट इज वे मोर रिएक्टिव देन द सिस, वे मोर स्टेबल देन द सिस एल्कीन। तो ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में बात कर ली, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा यूनिट खत्म। तो यूनिट कौन सा चल रहा था मैम, यूनिट चल रहा था हमारा 5, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी के साथ पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखे थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे होमोलोगस सीरीज क्या होता है डिटेल में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन 2 था मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ भी बहुत अच्छे से मैंने विद रिएक्शन एक्सप्लेन किया था, विद एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन, जिसका हमने बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें डिफरेंशिएट बताना था सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। डन। देन हमने बेसिकली यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ सारे शॉर्ट आंसर हमने खत्म कर लिए थे। देन हमने मूव ऑन किया लॉन्ग आंसर टाइप पे, जिसमें हमने दो लॉन्ग आंसर टाइप करे जो दोनों के दोनों एल्केन और एल्कीन के बारे में थे। अब एल्केन और एल्कीन के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। सवाल आया तो यही से ही आएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये नोट्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से। आप इन सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी एग्जाम बूस्टर सीरीज। मैंने हर एक यूनिट की एग्जाम बूस्टर सीरीज आपको करवा दी, पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप लोग अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिए बेटा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना एग्जाम पेपर जरूर शेयर करिएगा, एंड अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।